सदारती इंतखाबात पर सबकी निगाहें टिकी हैं। वोटिंग का अमल जारी है। इस बीच क्रॉस वोटिंग की भी खबर है। उड़ीसा और गुजरात में क्रॉस वोटिंग हुई है। उड़ीसा में कांग्रेस के रुकने पार्लियामान मोहम्मद मुकीम ने द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया है। बाराबती से कांग्रेस के रुकने असम्बली मोहम्मद मुकीम ने बताया कि द्रौपदी मुर्मू का ताल्लुक उड़ीसा से है, इस नाते इनकी हिमायत में वोट दिया। उधर गुजरात में एनसीपी के रुकने असम्बली गांधल जडेजा ने एनसीपी उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया है। ख्याल है कि गुजरात में एनसीपी का एक ही रुकने असम्बली है। एनसीपी यूं तो यशवंत सिन्हा की हिमायत कर रही है, लेकिन गुजरात में इसके रुकने असम्बली ने एनडीए उम्मीदवार के हक में वोट दिया। सदारती इंतखाबात के तहत शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। अरकान पार्लियामान और असम्बली अपने अपने हक रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं। वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी। 25 जुलाई को नए सदर जमहूरिया की हलफ बर्दारी होगी। मौजूदा सदर रामनाथ कोविंद की मुद्दत कार 24 जुलाई को मुकम्मल हो रही है। सदारती इंतखाबात के तहत वोटिंग का अमल जारी है। पार्लियामेंट के साथ साथ रियासती असम्बलियों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में आज वोट डाले जा रहे हैं। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल, गोवा के वज़ीर आला प्रमोद सावंत, कर्नाटक के वज़ीर आला बुमई, महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ, गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल, उड़ीसा के वज़ीर आला नवीन पटनायक, तमिलनाडु के वज़ीर आला एम.के. स्टालिन, राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत, उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी, आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी, मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान भी अपने हक रायदही का इस्तेमाल कर चुके हैं। सभी जो भी वोटर्स हैं, विधायक, एमपीज वगैरह, वो सब वोट डाल रहे हैं। मैंने भी अभी जाके अपना वोट डाला और मैं उम्मीद करता हूं कि देश को सही और अगले अच्छे राष्ट्रपति मिलेंगे। आज आनंद पूर्वक पूरे उत्साह के साथ मध्य प्रदेश में हमारे विधायक साथी राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग कर रहे हैं। और आनंद इस बात का है कि पहली बार एक आदिवासी बेटी, भारत की बेटी, राष्ट्रपति बनेंगी। उनको लेके केवल मतदाताओं में नहीं, क्योंकि एमएलए वोट डालते हैं राज्यों में, तो आम जन में भी जबरदस्त उत्साह है। और ये भारत के लोकतंत्र की विशेषता है। अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश, एक हमारी बहन जनजाति समाज से आने वाली अब राष्ट्रपति बनेंगी। उत्साह से उनके पक्ष में मध्य प्रदेश में वोट हो रहा है। और मैं तो यही अपील करूंगा कि दलगत सीमाओं से भी ऊपर उठ के हम अंतरात्मा की आवाज पर अपना वोट करें और बहन द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने में अपना भी योगदान दें। Not only NDA and NDA friendly parties, even in opposition ranks, she has got a lot of support and sympathy because she is a lady of a stature, good administrator, as well as she is a lady with commitment, and a tribal ST lady has got a lot of significance. And this speaks volume about our the beautiful nature of our democracy, where even the last rung community will also be represented to the highest post. Congress is suffering from the fear of defeat, and they see all kind of low level politics everywhere. As a matter of principle, the JDS Supremo H.D. Devegowda ji, he announced the moment the Draupadi Murmu name was announced. So there is nothing in this. And Shiv Sena is also supporting. Their partners are also supporting. अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने वोटरों से अपने ज़मीर की आवाज़ सुनने को कहा। इन्होंने कहा कि ये चुनाव इंतहाई अहमियत का हामिल है, लिहाजा जमहूरियत को बचाने के लिए अपने हक का इस्तेमाल करें। ये चुनाव मैंने बार बार जोर दे के कहा है कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले दिनों में ये दिशा तय करेगा कि भारत में प्रजातंत्र बचेगा या धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगा। अभी तक जितने संकेत मिल रहे हैं उससे यही लग रहा है कि हम समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं।
और इसीलिए पूरे देश में घूमकर और मीडिया के माध्यम से और भी जितने माध्यम उपलब्ध से उनके माध्यम से मैंने पूरे देश में ये संदेश देने का प्रयास किया है कि ये राष्ट्रपति का चुनाव क्यों इतना महत्वपूर्ण है। अब आज वोटिंग हो रही है। मैं सारे मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने। ये वोट जैसा आप जानते हैं, इसमें पार्टी का व्हिप नहीं जारी होता है और इसमें सीक्रेट बैलेट होता है। तो इसलिए हर किसी से उम्मीद की जाती है कि अपने विवेक अनुसार इसमें वोट डालेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने मतदाता हैं पूरे देश में वो अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे और प्रजातंत्र को बचाने के लिए मेरे पक्ष में अपना वोट कास्ट करेंगे। नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के चुनाव के लिए एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह समेत बीजेपी और एनडीए के कई सरकर्दा लीडर मौजूद रहे। नायब सदर जमहूरिया का चुनाव 6 अगस्त को होगा। इंतखाबी कमीशन के मुताबिक नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के इंतखाबात के लिए इलेक्टोरल कॉलेज राज्यसभा के 233 मुंतखब अरकान, राज्यसभा के ही 12 नामजद अरकान और लोकसभा के 543 मुंतखब अरकान पर मुश्तमिल है। लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल इस चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर होंगे। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू के ओहदे की मुद्दत 10 अगस्त को खत्म हो रही है। The founding fathers of our constitution, our great democratic values, strength of our civilization, and I am grateful to the Honorable Prime Minister and the leadership that an humble man like me from Kisan family who would never have got education but for scholarship has been given this historic opportunity. I take it as a major milestone reflection of the events in which we are at the moment. I am grateful. आम आदमी पार्टी के रुकन पार्लियामान साबिक क्रिकेटर हरभजन सिंह ने आज पहली बार पार्लियामेंट में कदम रखा। हरभजन सिंह ने न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत की। हमारे साथ है आम आदमी पार्टी के सांसद हरभजन सिंह, उनसे हम बात करते हैं। सर, आज आपका पहला दिन था क्रिकेट के पिच से, अब राजनीति के पिच में संसद भवन में आए हैं, कैसा रहा सर? देखिए, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था और आज मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है कि मुझे इस मंच पे सबके साथ बैठने का मौका मिला। मैंने शपथ ली और आज पहली बार मैं यहाँ पे आया हूँ। पहला दिन था, हालांकि दिन लंबा नहीं चला पर ऑफकोर्स अच्छा लगा यहाँ पे आके सबको मिलकर। हाँ सर, अगर हम बात करें, अगर मैं पंजाब को लेकर के, चूँकि बॉर्डर स्टेट है, लगातार बात होती है कि बॉर्डर स्टेट है, कई चीज़ों को संवेदनशील स्टेट है, वहाँ के मुद्दों को उठाना सर एक बड़ी बात होती है, संवेदनशील बातें होती हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कोई भी स्टेट जो बॉर्डर एरिया होता है, अगर वो सीमा लगती है बॉर्डर पे, तो उसमें कई मुद्दे ऐसे होते हैं। जैसे पंजाब में हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि ड्रग को लेकर के बहुत सी बातें हो रही हैं कि ड्रग बहुत ज़्यादा जो है वो तादाद में लोग वहाँ लेते हैं। ये पंजाबी जितने युवा हैं, बहुत सारे उनकी जवानियाँ ख़राब हो गई हैं। तो वही सब मुद्दे उठाएंगे कि कैसे उस जो ड्रग पाकिस्तान से अगर आता है तो उसको कैसे वो रोका जाए, ताकि हमारा जो पंजाब है वो खुशहाल पंजाब बन सके और जो हमारा जवान है, जो पंजाबी बंदा है, वो बाहर ना जा कर के उसके लिए अगर यहीं जॉब उपलब्ध करवाई जाए पंजाब में ही, तो वो क्यों बाहर जाएगा। ठीक है, बहुत दिनों तो साफ तौर पर कहना कि पंजाब से जुड़े मुद्दे को उठाएंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के एस्पिरेंट्स ने श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। इन उम्मीदवारों ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ने इनके एहतजाज के सिलसिले को नाकाम बनाने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया। इन एस्पिरेंट्स ने सिलेक्शन लिस्ट को बर्खास्त कर देने का मुतालबा किया। पिछले कुछ दिनों से ये लोग प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में सरापा एहतजाज बने हुए थे। सार्फिन की जेब पर आज से बार मजीद बढ़ गया है। बाज डब्बा बंद और पैकेट वाली मार्काशुदा अशिया, पेंसिल, कैंची, इटलस,
ड्राइंग करने की स्याही, चेकबुक, LED लैंप्स, सोलर वाटर हीटर समेत दीगर अशिया पर आज से आवाम को 5 से 18% GST अदा करना होगा। इसके साथ साथ खिदमात के शोबे में भी सार्फिन को ज़्यादा GST अदा करना होगा। अस्पताल में 5,000 से ज़्यादा के किराए वाले कमरों पर 5%, जबकि होटल के 1,000 रुपये के किराए वाले कमरे पर अब 12% GST लगेगा। आज से आम आदमी पर महंगाई का एक और झटका लगने वाला है। आज से जो पैकेट फूड है, जिसमें आटा है, फ्रोजन मटर है, फ्रोजन कॉर्न है और पैकेट वाले जितने भी फूड आइटम्स हैं, उन पर अब आज से 5% जो GST है वो लगने जा रहा है। और अब से ये आम आदमी जो भी ये सामान खरीदेगा उसमें उन्हें पहले की जो दरें थी उससे ज़्यादा जो दाम है वो देने होंगे। ऐसे में आम आदमी के लिए थोड़ी सी मुश्किलें ज़रूर होंगी। और आप देखेंगे कि जो स्टोर है जहाँ पर लोग ज़रूरत की सारे सामान की खरीदारी करने के लिए पहुँचते हैं, जो कि रोज़मर्रा का सामान है, जैसे कि आप देखेंगे कि ये जो आटा है, अब इस पर ये जो पैकेट में आटा मिल रहा है इस पर भी जो 5% GST है वो बढ़ गया। और इसी तरह से ये जो पैकेट वाले फूड आइटम्स हैं, जिसमें फ्रोजन मटर है और पनीर है या फिर छाछ है और दूसरे भी जो इस तरीके से पैकेट में अब आइटम आते थे, उन पर अब 5% जो GST है वो देना होगा। और आम आदमी पर कितना फर्क पड़ेगा? मैम, आप खरीदारी करने के लिए यहाँ पर पहुंची हैं, क्या क्या खरीदा आपने? और अब आज से जब दाम बढ़ गए इन सारे आइटम्स पे, तो कितना बजट आपका प्रभावित होगा? बजट बहुत प्रभावित होगा। पहले जितना ले जाते थे उससे हाफ ले जाना, सोचना पड़ता है कि ये खरीदें कि नहीं खरीदें, पैकेट्स वाला लें नहीं लें, तो फर्क तो पड़ता है। काफी चीजें थोड़ी सी महंगी, सभी महंगाई है, 2 साल से महंगाई हो रहा है, सब चीज़ सस्ता क्या हो रहा है। जी। तो यहाँ पे सर भी हैं जो खरीदारी कर रहे हैं। आप बताइए कि कितना बजट, आपने ये सारे सामान की खरीदारी तो की है, लेकिन बजट कितना आपका फर्क पड़ेगा? क्योंकि बहुत फर्क पड़ता है, काफ़ी फर्क पड़ता है। जी। पहले जो चीज़ गैस का ही अपन लगा लेंगे 500-400 की थी, वो अब 1,000 से ऊपर पहुँच गई। ऐसी हर चीज़ में बहुत महंगाई करनी पड़ती है, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। चीजें ऐसी है कि उनके बिना चल भी नहीं सकते। नहीं चलता है कई बार अनावश्यक चीज़ें खाते थे, बिस्किट वगैरह दूसरी चीज़ें, तो वो कम कर दी हैं, अब घर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। बिल्कुल, ये जो पैकेट वाले फूड आइटम से महंगे हो गए हैं और जाहिर सी बात है कि आम आदमी इससे प्रभावित बहुत ज़्यादा हुआ है, क्योंकि इससे पहले जो थोड़ी करके जो पेट्रोल डीजल के दाम है वो भी बढ़े थे और आम आदमी के लिए मुश्किलें ज़रूर हो गई थी। लेकिन अब जिस तरीके से ये इन आइटम्स पर, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें, इन पर जो GST के रेट बढ़ गए हैं, GST काउंसिल ने जो फैसला लिया है उससे आम आदमी पर जो प्रभाव है वो तो ज़रूर पड़ेगा। लेकिन लोगों का यही कहना है कि पहले जहाँ फुल सामान लिया करते थे उसमें अब थोड़ी सी कटौती कर दी है और जो चीज़ें हैं खाने पीने की उसमें भी अब बहुत ज़्यादा कटौती कर दी है, ताकि बजट जो गड़बड़ाया हुआ है उसको थोड़ा सा बैलेंस कर सकें। लेकिन आम आदमी यही चाहता है कि थोड़ी सी राहत उन्हें ज़रूर मिले। कैमरामैन मनीष सेंगर के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। कांग्रेस रुकन पार्लियामान गौरव भल्ला ने महंगाई पर न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत की। इन्होंने कहा कि वो महंगाई समेत तमाम मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाएंगे। हमारे साथ हैं सांसद और प्रवक्ता गौरव वल्लभ जी। सर, जिस तरीके से आप बात कर रहे थे महंगाई की, क्या लग रहा है कि अब क्या होने वाला है? पहले ही रिटेल इन्फ्लेशन, खाद्य पदार्थों, सब्जियों की महंगाई 18% पर है। उस समय आपने सब्जी तो पहले ही थाली से निकल चुकी थी, अब आटे पर GST लगा के आपने रोटी को भी थाली से निकाल दिया। तो सरकार चाहती क्या है? क्या गुड़, आटा, मुरमुरे, सब्जियां, मीट, फिश, इन पे GST, पनीर, इन पे GST लगाने से महंगाई और बढ़ेगी कि कम होगी? अगर आप 6ठी क्लास के बच्चे से पूछोगे तो वो कहेगा महंगाई बढ़ेगी। पर हमारे देश की वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री जी को नहीं समझ में आ रहा है। क्या ये मुद्दे, तमाम मुद्दे आप पार्लियामेंट में उठाने वाले हैं? क्योंकि अग्निपथ की बात तो हो रही है, लेकिन महंगाई पे उस तरह की बात नहीं हो रही। बिल्कुल, महंगाई पर रुपया जिस तरह से दिन ब दिन गिर के नए कीर्तिमान बना रहा है, ये सारे मुद्दे, संवैधानिक संस्थाओं का जो दुरुपयोग हो रहा है, ED CBI को पे डेंट मारी जा रही है, ये सारे मुद्दे हम पार्लियामेंट में उठाएं। क्या अग्निपथ भी आपकी उसमें शामिल है? बिल्कुल, इस लिस्ट में शामिल है। तो ये तो गौरव वल्लभ, अपोजिशन का साफ तौर पर कहना है कि वो महंगाई को एक बड़ा मुद्दा मानकर चल रहा है और साथ ही साथ अग्निपथ का मुद्दा भी वो पार्लियामेंट सेशन में उठाने वाला है। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। जनता दल सेकुलर के लीडर सैयद हुसैन ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस ने हमेशा अक़लियतों को धोखा दिया है। कांग्रेस सेकुलरिज्म के नाम पर अक़लियतों का इस्तेसाल करती आ रही है। इन्होंने कहा कि जनता दल दीगर तबक़ात के साथ साथ अक़लियतों की सच्ची हमदर्द सियासी जमात है। इन्होंने कहा कि TRS और YSR कांग्रेस पार्टी की तरह JDS एक मजबूत इलाकाई सियासी जमात के तौर पर उभर रही है। माजी मुख्यमंत्री
एचडी कुमार स्वामी 123 सीट लाने के लिए उन्होंने अपना तनु मनु धन के साथ आज हर समाज के लोग के साथ ठहर कर आज कर्नाटक के अंदर आज जेडीएस पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी होकर उभर रही है। इसमें कोई एक मजहब की पार्टी नहीं, ये सब लोगों की पार्टी है। 94 जब सीएम इब्राहिम साहब अध्यक्ष बने थे उस वक्त भी जनता दल गवर्नमेंट कर्नाटक में आई। आज भी सीएम इब्राहिम साहब एक मुसलमान अध्यक्ष बनकर सब लोगों को लेकर एचडी देवेगौड़ा जी और कुमार स्वामी चल रहे हैं। हमारे पास कोई व्यक्ति की पूजा नहीं, कोई पक्ष की पूजा नहीं। जो माँ बाप की पूजा करता, जो माँ बाप के मार्गदर्शन में चलता, वही हमारी पार्टी है। आज जेडीएस पार्टी कर्नाटक के अंदर एक बहुत बड़ी पार्टी बनकर बाहर आ रही है। सब लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारी जनता दल पार्टी को सपोर्ट देकर कांग्रेस और बीजेपी, जो कोमावादी सुबह उठते हिंदू मुस्लिम झगड़े लगाने वाली बीजेपी और कांग्रेस को इस कर्नाटक के अंदर से निकालकर दक्षिण भारत में एक मजबूती पार्टी जो देवेगौड़ा साहब की और कुमार स्वामी साहब की पार्टी को आज हमारे सदर साहब सीएम इब्राहिम साहब पूरे कर्नाटक का दौरा कर रहे हैं और हैदराबाद कर्नाटक का आएगा ऑर्गेनाइजेशन करने को मेरे को जवाबदारी दिए। फार्मेसी के शोबे में जामिया हमदर्द का जवाब नहीं। फार्मेसी के कैटेगरी में जामिया हमदर्द को पहला मुकाम हासिल हुआ। गुज़िश्ता दिनों नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की जानिब से मुख्तलिफ ज़ुमरों में आला तालीमी इदारों की रैंकिंग की गई। हमारे नुमाइंदे खुर्रम ने जामिया हमदर्द के वीसी से ख़ास बातचीत की। हाल ही में आई NIRF रैंकिंग 2022 में जामिया हमदर्द ने एक बार फिर से तारीख रकम की है। जामिया हमदर्द के फार्मेसी को लगातार चौथी मरतबा फर्स्ट रैंक हासिल हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं वाइस चांसलर अफशार आलम साहब। सर, लगातार चौथी बार फार्मेसी में फर्स्ट रैंक हासिल करना, तो इसके पीछे का राज क्या है? क्योंकि ऊंचाई पर तो पहुंचा जा सकता है, लेकिन वहां पर ठहरना ये कमाल होता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कि आप जानते हैं कि जामिया हमदर्द चौथी बार NIRF रैंकिंग में पहला पोजीशन किया है। जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है वो भी हमारे पीछे है। उसका रीज़न है कि हमारे जो टीचर हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका बड़ा मेहनत है, रिसर्च स्कॉलर्स का। क्योंकि फार्मेसी में हमारे यहाँ बहुत सारे कॉरपोरेट से हमारा टाई अप है। हमारे रिसर्च पब्लिकेशंस आला दर्जा का है जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं पब्लिश होता है। हमारे PhD स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं, तो उससे हमारी पेटेंटिंग बढ़ रही है। तो मैं यह क्रेडिट वहाँ के टीचर्स, वहाँ के स्टूडेंट, रिसर्च स्कॉलर्स को दूंगा। अभी हम देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग्स आई हैं उसमें कई तरह की तब्दीलियां देखी गई हैं। कुछ यूनिवर्सिटियां ऊपर गई हैं, कुछ यूनिवर्सिटी एक दो मकाम नीचे भी आई हैं। तो जामिया हमदर्द की अभी जो रैंकिंग दिख रही है वो कितनी बेहतर होने वाली है? अभी जो दिख रही है 45 के आसपास, वो कैसे पीछे है और कैसे ये बेहतर होने वाली है? देखिए, रैंकिंग में पहले आपने देखा होगा कि हमारा रैंकिंग एक दौर में बेस्ट 20 में था, लेकिन अब क्योंकि NIRF रैंकिंग और NAC को फंडिंग से जोड़ दिया गया है, तो अब क्या है कि मैंडेटरी है। समझिए कि हिंदुस्तान में आपको मालूम है कि 945 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सबको रैंकिंग में आना है। तो पहले बहुत सारे इंस्टीट्यूशन रैंकिंग में आते नहीं थे, तो कंपटीशन बहुत तेज़ है। अगर आप जो 2 या 3 नंबर से जो रैंकिंग को मैं स्टडी कर रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि हमें कहीं पे कम है, तो मैं उसमें अपील में भी जाने का सोच रहा हूँ। अगर हम 3-4 नंबर का उछाल कर लेते हैं तो हम बेस्ट 20 में आ जाएंगे। और ये दौर, क्योंकि ये पहले का था और इस साल हमने काफ़ी मेहनत किया है। जो रैंकिंग पैरामीटर्स हैं उसमें हम लोग बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं, और हर 3 महीने में हम एक ब्रोशर रिलीज़ कर रहे हैं जिसमें उन 5 पैरामीटर्स का हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं। तो इंशाल्लाह जो रैंकिंग नेक्स्ट ईयर आएगी उसमें मुझे उम्मीद है कि हम और बेहतर करेंगे। अगर देखें तो जामिया मिलिया इस्लामिया को हालांकि तीसरी रैंक मिली है, लेकिन उनके पास मेडिकल नहीं है। जामिया हमदर्द को ये कहना चाहिए एजाज़ हासिल है कि यहाँ मेडिकल की पढ़ाई होती है। तो मेडिकल आपका कैसा परफॉर्म कर रहा है, किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, रैंकिंग में वो कहाँ है? देखिए, मेडिकल कॉलेज में हमको 33 रैंक मिला है, लेकिन उसमें रीज़न ये है कि इस बार बहुत सारे मेडिकल कॉलेज पूरे हिंदुस्तान से किए। जैसे कि पहले बहुत सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आते नहीं थे, तो मेडिकल में भी हमारा 33 रैंक है, लेकिन नेक्स्ट ईयर हम उसमें भी सुधार करेंगे जो हमें कमियां लगी है। एक्चुअली देखिए, रैंकिंग सिस्टम में डेटा का बड़ा रोल है। तो अब यह है कि हम टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, और हमने काफ़ी ई-गवर्नेंस को हम ला रहे हैं, तो हम डेटा पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि अब जो है कि डेटा ही आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमारे यहाँ टीचर्स बहुत काम करते हैं, लेकिन जब डेटा मांगो तो देंगे नहीं। तो वो अब समय सिस्टम बदल गया है।
आपको डेटा के साथ चलना है और हम लोग बहुत एग्रेसिवली आप काम कर रहे हैं। अभी मैं आपको इस पिछले 1 साल में मैंने क्या किया तो उसका मैंने प्रिंट पब्लिश कर दिया और वो मैं इंटरनेट में भी डाल दिया हूँ और वेबसाइट में भी डाल दिया हूँ। तो आपको मेरे वेबसाइट में पता चल जाएगा डे बाय डे कि जामिया हमदर्द सिर्फ ना कि टीचिंग रिसर्च में नहीं, आउटरीच में भी बहुत एक्टिवली काम कर रही है, जो रैंकिंग में आज के डेट में है, आपको इंक्लूसिवनेस में काम कर रही हैं। तो ये सारे चीज़ें को हम ध्यान देते हुए हमें उम्मीद है कि रैंकिंग में और हम अच्छा करेंगे। ये थे जामिया हमदर्द के वाइस चांसलर, जिन्होंने उम्मीद जताई है कि और बेहतर आने वाले सालों में रैंकिंग होगी और जामिया हमदर्द जो कई दूसरे मैदान हैं, जो कई दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें भी और बेहतर मुजाहरा करेगा। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। लखनऊ में तुज़को एहतशाम और अक़ीदत व एहतराम के साथ ईद गदीर मनाई जा रही है। लखनऊ के तारीख़ी इमामबाड़े में नमाज अदा की गई। इस मौके पर इमामिया एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से तबरुकात और मिठाइयाँ तक़सीम की गई। मौलाना अली हुसैन क़ुमी ने लोगों से अपील की कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की किरदार और तालीमात पर अमल करें। तो उठा के फरमाया कि मन कुन तो मौला फ़हाज़ा अली उल मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसकी ये अली मौला है। यानी बताना ये चाहते थे कि जो भी हमको मौला मानता है वो अली को भी मौला माने। और ये पैगाम तुम लोग अपने अपने कबीले में, अपनी अपनी कौम में, अपने अपने इलाकों में, शहर में, मुल्कों में बता देना कि आज अली जो हैं अमीर अल मोमिनीन खलीफा हैं। और मौला अली की खिलाफत का ऐलान करने के बाद रसूलुल्लाह वहाँ मैदान गदीर से मदीने की तरफ रवाना हुए और यहाँ पर भी आपने ऐलान किया। तो ये इसलिए ये दिन मनाया जाता है। और क्योंकि रसूल बग़ैर वही कोई कलाम नहीं करते थे, अल्लाह का जो हुक्म था उस हुक्म को आपने मैदान गदीर में पहुँचाया और इत्तेहाद, मोहब्बत, भाईचारे की दावत दी कि सब मिलजुल के आपस में रहें, इत्तेहाद के साथ रहें, मोहब्बत के साथ रहें, भाईचारे के साथ रहें। यही एक पैगाम रसूल था जो मैदान गदीर में था कि सब मिलजुल के आपस में एक दूसरे के भाई बने, सहाबी बने। और यही जो उसी की याद जो है आज मनाई जाती है। और बड़े इमामबाड़े में हर साल जो है यहाँ पर एक प्रोग्राम होता है, नमाज होती है, अमाल होते हैं और जश्न होता है, ताकि सब मुसलमान जो है मिलजुल के इस जश्न में शरीक हों, खुशी में शरीक हों। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।